हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे लोग। आई होप सारे लोग मज़े में होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 12th की वीडियो की। उससे पहले आप सारे बच्चों को विश यू अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आप सारे बच्चे जीवन में खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, यही दुआ हमारी ओर से आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं बेटा एसर्शन एंड रीजन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ये एसर्शन एंड रीजन हर एक पेपर में, आप सीबीएसई का सैंपल पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें भी आपको 2 से 3 एसर्शन और रीजन मिल जाएंगे। और बाकी किसी भी राइटर की आप सैंपल पेपर की बुक पढ़िए जो करंट लेवल पर पेपर होने वाले हैं 23 में, तो उनमें सब में एसर्शन और रीजन कम से कम 4 तो आए हैं डियर। कम से कम 4 एसर्शन और रीजन की कहानी कही गई है। अब इनको सॉल्व करने की ट्रिक क्या रहती है वो हम देखें। तो उससे पहले अगर हम बात करें एसर्शन रीजन की, तो बेटा हमें ये एक बात बड़ी कंफर्म हो कि हमारा टॉपिक बड़ा क्लियर हो। हमें हमारी उस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड तो होनी चाहिए अच्छी खासी, या स्पेशली जिन जिन टॉपिक के ऊपर से एसर्शन एंड रीजन बनते हैं उनके ऊपर हमारी कमांड बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, तभी ये सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है बात। और अदरवाइज अगर आपकी बहुत अच्छी कमांड नहीं है सब्जेक्ट के ऊपर, तो फिर आपको मल्टीपल रिविजन इनका करना पड़ेगा, है ना। जितने भी ये सैंपल पेपर में आपको कहीं से मिले, जहां से भी आप ढूंढ सकते हो, लिखें उनको, उनकी बार बार प्रैक्टिस करें, तो ये सॉल्व होने लग जाएंगे। ठीक है। अदरवाइज थोड़ा कॉम्प्लिकेशन के अंदर रहती है, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। चलो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहां मैंने एक लिखा है एसर्शन, मतलब कि एक स्टेटमेंट है। दिस इज द एसर्शन का मतलब हुआ ये एक स्टेटमेंट है, ये सच है या झूठ है ना, वो हम पढ़ के बताएंगे कि इसमें क्या है। इसमें लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय द फर्म। इंटरेस्ट ऑन अ लोन, अगर इंटरेस्ट ऑन जो लोन रहेगा, अगर माना फर्म ने किसी को लोन दे रखा था और उस पर फर्म को इंटरेस्ट आया, तो फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय द फर्म। ठीक है। अब अगर देखिए ये क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय द फर्म। कह रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो अगर फर्म लेगी, अगर वो इंटरेस्ट कंपनी लेगी तो उसे वो डेबिट करेगी। ठीक है बात। तो ये बात गलत है ना, बिल्कुल बात गलत है, बिल्कुल। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन माना कंपनी ने अगर किसी को 1 लाख रुपए एज अ लोन दिया हुआ है और उस कंपनी ने 10,000 रुपए उस पर इंटरेस्ट कमाया, तो ये तो कंपनी की इनकम हुई, ये तो कंपनी की इनकम हुई। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये 10,000 रुपए कंपनी क्या करेगी, अपनी क्रेडिट साइड दिखाएगी। तो हमारा जो एसर्शन है, जो स्टेटमेंट है पहली बेटा, वो रॉन्ग है। ठीक है बात। अगला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज इनकम, इज द इनकम फॉर द फर्म। दूसरी बात सही कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो फर्म के लिए इनकम है, तो दूसरी बात बहुत सही करी है। तो लेकिन हमारा जो एसर्शन है दैट इज रॉन्ग, और ये हमारा सही है। अब जो ऑप्शन हमारे पास है ना बेटा, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, ये कब लिखेंगे, जब ए और आर यानी एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, दोनों सही होंगे, और लिखेंगे एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है बात। ये तब लिखेंगे जब दोनों सही होंगे और इस बात को, इस वाली स्टेटमेंट को, ये वाली स्टेटमेंट जस्टिफाई कर रही होगी, ये ऑप्शन तब आता है। रही बात बी वाले ऑप्शन की, उसमें लिखा है ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट तो हैं, बट आर जो रीजन है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी दोनों स्टेटमेंट ठीक तो हैं, लेकिन जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो पहले वाले स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो ये दूसरा ऑप्शन होता है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है ए इज करेक्ट, एसर्शन तो सही है बट आर इज रॉन्ग, जो रीजन है वो गलत है। चौथा ऑप्शन हमारे पास है रीजन इज द करेक्ट बट एसर्शन इज रॉन्ग, है ना। अब यहाँ पर देखो कंडीशन क्या बन रही है, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी डेबिटेड बाय द इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय द फर्म, ये बात सही नहीं है, मतलब हमारा एसर्शन गलत है। अगली बात पढ़ी हमने, इंटरेस्ट ऑन लोन इज द इनकम फॉर द फर्म, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन हमारे पास रहेगा। इस केस में हम चौथे वाले ऑप्शन पर टिक करने वाले हैं, आर इज करेक्ट बट ए इज रॉन्ग, ए आपका गलत है। ठीक है बात। अगली बात, एक बात देखो, थोड़ा सा अगर इसमें इसको मॉडिफाई करें, यहाँ पर हम लिख दें क्रेडिटेड, यहाँ पर अगर हम लिख दें बेटा क्रेडिटेड, अब देखिए अब क्या होगा। अब लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय द फर्म, यानी इंटरेस्ट जो है लोन पर, अगर फर्म ने किसी को लोन दे रखा है और उस पर इंटरेस्ट फर्म को आएगी, इट विल बी क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अभी जो हमारा एसर्शन है वो बिल्कुल सही बात कर रहा है। अब देखिए ये जो एसर्शन हमने कहा, क्या ये बात इसको जस्टिफाई कर रही है, अब वो जस्टिफाई कर रही है या नहीं कर रही है, तो इन दोनों के बीच में आपको एक वर्ड लगाना है बेटा, बिकॉज। ठीक है, यहां पर एक वर्ड यूज करिएगा इनके बीच में, बिकॉज। क्यों ऐसा हो रहा है, हम कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन
विल बी डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय द सॉरी विल बी क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय द फर्म, यानी फर्म के द्वारा इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? उसका आंसर है इंटरेस्ट ऑन लोन इज द इनकम फॉर द फर्म। क्यों किया जाएगा? क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो फर्म की इनकम है, अगर ऐसा है तभी वो वहां पर क्रेडिट किया जाता है। तो ये इस स्टेटमेंट से ये बात जस्टिफाई हो रही है और हमें अपने क्यों का आंसर मिल रहा है, बिकॉज का आंसर मिल रहा है ना। अब बिकॉज आगे कर लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय द फर्म बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन इज द इनकम फॉर द फर्म। दोनों बातें बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं। तो यहां पर ऐसे कर लीजिए या फिर क्यों लगा लीजिए कि भाई ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, बट क्यों किया जाता है? यहाँ पर रीजन दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज द इनकम फॉर द फर्म, इसलिए किया जाता है। तो यह सेकंड वाली बात पहली वाली बात को पूरी तरीके से जस्टिफाई कर रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। ए एंड आर मतलब assertion and the reason both are correct and R is the correct explanation of A। जो R है वो A का सही और सटीक एक्सप्लेनेशन है। तो यहां पर ऑप्शन आपका ये रहेगा इस कंडीशन में। ठीक है बात? आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक सेकंड फिर समझते हैं। एक एसेशन हमारे पास है, एक एसेशन हमको दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस इज आईओसी लिखा है मैंने, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेटा डेबिट किया जाता है। बिल्कुल सही बात है ना, ये बात तो बिल्कुल सही है जी। नाउ रीजन इसका दिया है, मतलब ये यहां पर एक बात इसने कही है। अब आप फिलहाल एसेशन रीजन को छोड़िए, आप स्टेटमेंट पढ़िए। जो स्टेटमेंट है ना ये कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, यानी टू साइड दिखाया जाएगा। बिल्कुल सही बात कर रहा है ना, यहां तक की बात बिल्कुल सही है इसकी। दूसरी स्टेटमेंट पढ़िए, वो कहती है दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज नहीं है। प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज नहीं है का मतलब हुआ ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाई जाती। बिल्कुल सही बात कर रहा है। आगे क्या लिखा है? बट इट इज एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आने के बाद की घटना है ना। ये कह रहा है कि प्रॉफिट आने के बाद की घटना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात तो बिल्कुल सही है जी, यानी जब हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। अगर हमें प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी पार्टनर को या सैलरी किसी पार्टनर को, कमीशन किसी पार्टनर को नहीं दे सकते। ये जो सैलरी टू द पार्टनर्स है, कमीशन टू द पार्टनर्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, दीज थिंग्स आर दी एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट आने के बाद इनको बांटा जाता है। ठीक है बात? तो यहां बात दोनों सही कही है। चलिए दोबारा पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्कुल सही बात कर रखी है। अब पूछिए इससे क्यों डेबिट क्यों की जाती है, क्या रीजन है? ठीक है, क्यों की जाती है? बिकॉज, क्यों की जाती है? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज नहीं है वो, बट इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। तो देखो यहां पर ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट भी ठीक थी। फिर क्या लिखा है? एंड आर, जो आर है हमारा यानी जो रीजन हमारा है, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए यानी assertion, यानी जो आर जो रीजन है वो सही एक्सप्लेनेशन और सटीक एक्सप्लेनेशन हुआ किसका? हमारे assertion का। ठीक है बात? अच्छा, अगर बात देखो यहां लिखा रहता है आईसी विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बात? और यहां पर एक लाइन लिख दी जाती है इस वाली में दैट, है ना, मैं लिख दे रहा हूं यहां, तो भी हमारा पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा बच्चों। ठीक है बात? यहां पर हमें अभी हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहां पर मान लिया ये ना लिखकर वो क्या लिख देता, इसने अगर ये लिख देता देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यानी जो आईओडी है ना, विल बी चार्ज, है ना, विल बी चार्ज बाय द फर्म, यानी फर्म इसको चार्ज करती है फ्रॉम द पार्टनर्स, ऐसा लिख देता है फ्रॉम द पार्टनर्स। ठीक है बात? फ्रॉम द पार्टनर्स, यानी ये पार्टनर से इसे चार्ज करता है। अब देखिए यहां पर क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड प्रिपरेशन अकाउंट, बात बिल्कुल सही है। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज, ये चार्ज करी जाएगी बाय द फर्म के द्वारा
फ्रॉम द पार्टनर्स, पार्टनर से चार्ज की जाएगी, बिल्कुल ये भी बात सही है। दोनों बातें ठीक हैं, दोनों जो स्टेटमेंट है वो ठीक हैं। अब यहां बीच में मैंने कहा आपसे क्यों लगाइए, बिकॉज लगाइए, है ना। क्यों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, क्यों करी जाती है, यहां रीजन दिया, यहां आंसर निकल के क्या आया, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज बाय द फर्म, है ना, फ्रॉम दी पार्टनर्स। अब ये मुझे क्यों का तो आंसर सही मिल नहीं रहा, मतलब मेरा जो आंसर मैंने ढूंढ रहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट नहीं होता, वो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, इसलिए उसको यहाँ चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ तो रीजन कुछ और ही दे रहा है, यहाँ दे रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज बाय द फर्म फ्रॉम दी फर्म। तो इस बात से कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। स्टेटमेंट दोनों ठीक है, लेकिन इस बात से कोई लेना देना नहीं हुआ। तो यहां पर हमारा आंसर क्या रहेगा, ए एन आर, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, लेकिन आर इज नॉट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, यानी ए, यानी जो आर है, जो रीजन हमको दिया है, वो इसका सही और सटीक एक्सप्लेनेशन नहीं है बच्चों। ठीक है बात, तो आई होप मामला क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर एक अगला समझते हैं। ठीक है, एक हमें एसर्शन दिया हुआ है, ठीक है, वहां मैंने नहीं लिखा, बिकॉज थोड़ा सा मिट जा रहा है, तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं। यहाँ पे लिखा है करंट रेशियो इज दी रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, यानी जो करंट रेशियो है ना, करंट रेशियो का फॉर्मूला हुआ करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है बात, अब अगर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज फॉर्मूला हुआ तो ये बात कंफर्म है कि दिस रेशियो establishes the relationship between the current assets and the current liabilities. Here what is given to us that current ratio is the relationship between current assets and current liabilities. बात बिल्कुल सही है। अगली बात कहता है कि current ratio is an activity ratio. ये बेटा activity ratio है क्या? नहीं, ये activity ratio ना होकर ये liquidity ratio है। ये जो रेशियो आता है वो अंडर दी कैटेगरी आता है लिक्विडिटी रेशियो। यहां दे दिया कि भाई ये तो एक्टिविटी रेशियो है, ये बात गलत हो गई। ये बात सही है, ये बात गलत है। तो हमारा ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या है। पहली बात तो है ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, तो दोनों तो करेक्ट है ही नहीं। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, तो दोनों स्टेटमेंट बाहर हो गए, यानी ऑप्शन तो बाहर हो गए। रहा ये वाला ए इज करेक्ट, ए जो एसर्शन है वो बात सही है, बट आर इज रॉन्ग, लेकिन जो आर है वो गलत है। ठीक है बात, ये इनको करने का तरीका बेटा ये हुआ। ठीक है बात, चलिए फिर एक समझते हैं। यहां पर दिया है प्रीपेड एक्सपेंसेस इज नॉट इंक्लूडेड इन लिक्विड एसेट्स। आपने करंट रेशियो वाला जो चैप्टर है हमारे पास, नॉट करंट रेशियो वाला, हमारे पास जो रेशियो एनालिसिस का चैप्टर है वहां पर पढ़ा होगा लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स के बारे में। तो वहां पे यहाँ पे लिखा है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस इज नॉट इंक्लूडेड इन लिक्विड एसेट्स, यानी जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो लिक्विड एसेट्स में इंक्लूडेड नहीं होते। ठीक है बात, तो बात बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि जो करंट एसेट्स हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, करंट एसेट्स में से आपने माइनस करनी होती हैं, एक तो स्टॉक यानी इन्वेंट्री माइनस करना होता है, दूसरा माइनस करना होता है आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन दोनों को माइनस करने के बाद अगर करंट एसेट्स से अगर आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, यू विल गेट द लिक्विड एसेट्स। अब बात इसने क्या करी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस इज नॉट इंक्लूडेड इन दी लिक्विड एसेट्स, यानी जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं उनमें, है ना, वो लिक्विड एसेट्स में ऐड नहीं होते, यानी वो लिक्विड एसेट्स के पार्ट नहीं होते। बात बिल्कुल सही करी है। क्यों बात सही करी है? यहां लिखा है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस कांट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। क्या मतलब हुआ कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाते, वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाते। ठीक है बात, और बिल्कुल बात सही कर रहा है। देखिए अगर आपने एक रूम का किराया दे दिया ना एडवांस में, माना आपने किराया था रूम का 1000 रुपए, तो आपने क्या करा, आपने उस रूम का किराया दे दिया इकट्ठे 12 महीने का 12,000 रुपए, और आपने दुकान जो उसका मकान मालिक है उससे कहा कि मैं 12 महीने यहाँ रहूंगा, और ये आप किराया पकड़ी एडवांस में। एक बार जो आपने पैसा दे दिया और आपने 4 महीने बाद वो रूम छोड़ना चाहा, और आप कह रहे हैं मकान मालिक से कि मुझे मेरा पैसा वापस करिए, मैं जा रहा हूँ रूम छोड़ के आपके, तो वो बेटा आपको कैश नहीं देगा। ये पॉसिबल नहीं है, केस नहीं देगा आपको कैश। ठीक है बात, अगर कैश नहीं देगा तो बात बिल्कुल यही लिखी है हमने, इसलिए वो लिक्विड में जो प्रीपेड है ना, मतलब हमने एडवांस में किराया दे रखा था, वो इसीलिए हम लिक्विड में नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि वो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं हो जाता, बहुत शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट नहीं होता, इसलिए वो लिक्विड नहीं है। ठीक है बात, तो हमने कहा कि प्रीपेड एक्सपेंसेस इज नॉट इंक्लूडेड इन लिक्विड एसेट्स। बात बिल्कुल सही है। अगली बात करता है, अब अगली बात क्या कर रहा है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस कांट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। प्रीपेड जो एक्सपेंसेस हैं वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाते, ये भी बात सही है। दोनों बातें ठीक हैं। अब जो पहली बात है वहां पर एक क्वेश्चन करिए क्यों, और फिर लगाइए बिकॉज।
क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज नॉट इंक्लूडेड इन लिक्विड एसेट्स। ठीक है, क्यों? बिकॉज प्रीपेड एक्सपेंसेस कांट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, इसलिए नहीं करे जाते क्योंकि वो कैश में कन्वर्ट नहीं होते। तो दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। देखो हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो आएगा यहाँ पे ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। एंड आर जो हमको रीजन दिया हुआ है ये कि प्रीपेड एक्सपेंसेस कांट बी कन्वर्टेड इनटू द कैश, तो यो A and R both are correct and R is the correct explanation of A, और जो R है वो A का सही और सटीक और सुंदर जवाब है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर A आएगा। A and R both are correct and R is the correct explanation of A। ठीक है बात? चलिए बच्चों एक और करते हैं। हमें दिया हुआ है कि कमीशन प्रोवाइडेड टू अ पार्टनर इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आगे उसका रीजन लिखा हुआ है कमीशन provided to partners is charge against profit and is to be provided at fixed rate। ठीक है बात? अब देखिए यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ना, जो हमारे पास एसेशन और रीजन वाला जो क्वेश्चन है, ये बीएससी का जो सैंपल पेपर, लेटेस्ट का जो सैंपल पेपर आया हुआ है वहां से मैंने लिया हुआ है। ठीक है बात? तो इसने कहा है कि जो कमीशन है प्रोवाइडेड टू अ पार्टनर इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब हम पार्टनर को कमीशन देते हैं उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं होता, नहीं करते। मैंने कहा था कि कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया टू अ पार्टनर, सैलरी टू अ पार्टनर हो गई, ये सारी जाती हैं एप्रोप्रिएशन। अगर एप्रोप्रिएशन में जाती हैं तो ये सारी चीजें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ना। तो अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो हो ही नहीं सकती। पहली बात कही है कि कमीशन प्रोवाइडेड टू अ पार्टनर इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गलत स्टेटमेंट है। अगली बात इसको जस्टिफाई करने के लिए लिख दी, वो क्या लिखी है, कमीशन प्रोवाइडेड टू अ पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखिए ये लाइन लिखी है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नो, इट इज द चार्ज अगेंस्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट, है ना। ये प्रॉफिट के आउट ऑफ द प्रॉफिट की बात है, नहीं, प्रॉफिट आने के बाद का चार्ज है, पहले का चार्ज नहीं है। ये कह रहा है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इज टू बी प्रोवाइडेड एट फिक्स्ड रेट। फिक्स रेट पे होता है नहीं होता वो बात का मुद्दा नहीं हुआ, वो बात का मुद्दा है ही नहीं। हमारा मुद्दा ये है कि जो प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कमीशन की बात, सैलरी की बात टू द पार्टनर, उसमें करी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं करी जाती। इसने क्या लिखा है, कमीशन प्रोवाइडेड टू अ पार्टनर इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अ बिग नो फॉर इट। एंड लिखा है कमीशन प्रोवाइडेड टू अ पार्टनर इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नो भाई, इट इज द एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ये स्टेटमेंट दोनों गलत है। अब हमारे पास ऑप्शन यहाँ ऐसा होता नहीं है ना, सीबीएसई का एक नया सा क्वेश्चन आया हुआ है, पहला ऑप्शन होता है कि दोनों करेक्ट हैं और आर सही है, इसका सही इसको एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट होती है जनरली दोनों ठीक है लेकिन जो आर है वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तीसरा होता है कि ए सही है, बी रॉन्ग है, मतलब जी रीजन रॉन्ग है। और चौथा ऑप्शन होता है कि रीजन रॉन्ग है लेकिन ए सही है। अब यहाँ दोनों गलत हैं, तो डी वाला ऑप्शन उस बुक में आपकी जो भी क्वेश्चन हमारे पास नया आया हुआ है उसमें एक नया ऑप्शन भी है, वो नया ऑप्शन है बोथ ए एंड, यानी एसर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट, यानी है ना, या फिर आर रॉन्ग लिख दो कि भाई दोनों क्या है, रॉन्ग है। तो ये भी एक ऑप्शन हुआ कि बोथ ए एंड आर रॉन्ग, दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। अब अगर नहीं है तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है बोथ, ठीक है, बोथ ए एंड आर यानी एसर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट, दोनों रॉन्ग है बेटे। चलिए बच्चों एक अगला देखते हैं। तो स्टेटमेंट हमसे जो एसर्शन हमारा कह रहा है वो कह रहा है कि द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, जहां पर भी हम एनालिसिस ऑफ द फॉर्म कर रहे हैं, तो द एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, स्पेशली बात हो रही है रेशियो वाले चैप्टर की, ठीक है। तो द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्लोज द करंट वर्थ ऑफ द बिजनेस, यानी जब हम रेशियोज निकालते हैं, रेशियो के थ्रू कुछ बताने की कोशिश करते हैं, तो जो हम बताते हैं ना वो फर्म की करंट पोजीशन नहीं होती, वो करंट वर्थ नहीं होती, ठीक है। मतलब कई बार हम स्टेटमेंट पिछली और अभी की दोनों को मिलाकर ही सारा काम करते हैं, तो हम ये कहें कि ये करंट वाली पोजीशन इस तरीके की, तो ऐसा नहीं है ना। बट ऐसा नहीं है कि हमने रेशियो एनालिसिस से हमें पता नहीं चलता, ये बहुत बेहतरीन टूल है हमारे पास है ना, पता करने के लिए कि हमारी कंपनी किस कंडीशन में, कहां जा रही है, किस लेवल पर ग्रो कर रही है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ इसको क्लोज करना। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीजें करंट वर्थ बता रही है आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्लोज द करंट वर्थ ऑफ द बिजनेस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है। आगे क्या लिखा है कि डिफरेंट फर्म में फॉलो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, ऐसा बिल्कुल हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट पॉलिसी को कंपनी अडॉप्ट करें, है ना, कंपनी अलग अलग पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकती हैं, नो डाउट।
ये बात भी बिल्कुल ठीक है, डिफरेंट फर्म में फॉलो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है, दोनों बातें सही है, हमको समझ में आ गया कि दोनों बातें भैया ठीक है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि जो ये बात लिखी है नीचे वाली जो रीजन लिखा है, क्या ये स्टेटमेंट इस क्यों का आंसर दे पा रही है क्या? पहले स्टेटमेंट पढ़िए, फिर क्यों पूछिए क्यों, और अगर ये स्टेटमेंट इसका सही जवाब हुई तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी और क्यों पूछा लेकिन जवाब सही नहीं आया तो फिर आंसर हमारा बी वाला होगा। सी और डी तो यहां से कट गए क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और यहां पर क्या था सी और डी में कि कोई ना कोई गलत है, गलत तो है नहीं, क्या दोनों स्टेटमेंट आप जो हैं वो बिल्कुल सटीक और सही हैं। अब देखते हैं कि क्या पहली वाली स्टेटमेंट का ये आंसर दे पा रही है। क्या लिखा है? द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्लोज द करंट वर्थ ऑफ द बिजनेस। यस, क्यों क्यों नहीं करती? क्योंकि कह रहा है कि डिफरेंट फर्म में फॉलो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। ऐसा थोड़ी होता है कि अलग पॉलिसी अप्लाई कर दोगे तो नहीं बता पाएगी, एक ही पॉलिसी अप्लाई करोगे तो बता पाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो नहीं बताएगी, वो करंट वर्थ बताएगी ही नहीं कभी। किसी कोई भी पॉलिसी आप अडॉप्ट कर लीजिए लेकिन आपको करंट वर्थ कंपनी की नहीं पता चलेगी, ठीक है बात? तो ये बात बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर पा रही इस बात को, तो हम इसका क्या लिखेंगे? ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही तो हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी हमारा बी वाला सही हुआ। हमारा जो नंबर बी है वो ऑप्शन सही है कि ए एंड आर है ना, बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है बात? ये हमारा आंसर रहेगा। चलिए समझते हैं। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कम्स अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पहली बात कर रहा है कि अगर इक्विटी शेयर को इश्यू किया जाए तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आती है, बिल्कुल सही बात है, एसेट्स हमारा बिल्कुल ठीक है। अगली बात हमसे कर रहा है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर दी एक्टिविटीज, यानी फाइनेंशियल एक्टिविटी वो एक्टिविटीज हैं, वो सारी एक्टिविटीज फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं विच रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल, जो ओनर्स की कैपिटल की साइज को बढ़ा देती हैं, घटा देती हैं, व्हाटएवर, लेकिन कुछ ना कुछ हलचल वहां पे हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। एंड बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइज फ्रॉम द अदर सोर्स, और जो बोरिंग होती है फर्म की अदर सोर्स से, जो फर्म करती है डिबेंचर इशू करके, बैंक से लोन लेके, ओवरड्राफ्ट करके, तो उनके साइज को भी उनमें भी बदलाव आता है अगर हम फाइनेंशियल एक्टिविटी करें तो। मतलब अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज करें ना, वो सारी एक्टिविटीज फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं जिनके थ्रू हमारे ओनर के कैपिटल की कंपोजिशन में थोड़ा सा चेंज आए, हमारी जो अदर सोर्स से बोरिंग रहती है, डिबेंचर हो या फिर वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो या फिर बैंक लोन हो, उनमें चेंजेस आते हैं, तो ऐसी एक्टिविटी को हम फाइनेंशियल एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है बात? क्या लिखा है? दोनों बातें बिल्कुल सही है। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कम्स अंडर द फाइनेंशियल एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जिनसे कैपिटल के साइज में चेंजेस आते हैं, या फिर अदर सोर्स से जो हम बोरिंग करते हैं, डिबेंचर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक लोन हो गया, इनमें भी चेंज आता है, बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें अपने आप में ठीक हैं। अच्छा, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कम्स अंडर द फाइनेंशियल एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है। एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी या तो दोज एक्टिविटी, है ना? क्यों आता है भाई ये फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर क्यों आता है? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कम्स अंडर द फाइनेंशियल एक्टिविटी कह रहा है, ठीक है बात, क्यों आता है? क्यों का जवाब मिला कि फाइनेंशियल एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी व्हिच रिजल्ट इन चेंज इन द साइज ऑफ कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल, यानी ओनर्स की कैपिटल को वो बढ़ा देती हैं, इसलिए वो, है ना? इसका जवाब होगा कि क्यों? क्योंकि ये जो इश्यू ऑफ शेयर इक्विटी शेयर है, इसको इश्यू करने से जो आपका ओनर है उसकी कैपिटल के साइज में बढ़ोतरी आ जाएगी, बिल्कुल सही बात है, इसका सही जवाब है। तो हम क्या लिखेंगे? एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, दोनों बातें सही हैं। एंड आर यानी जो रीजन है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, वो ए यानी एसर्शन का सही और सटीक और सुंदर जवाब है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्लिक होगा, ठीक है बात? तो आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक है? तो ये 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी आपके रहे होंगे, इन पर आप प्रैक्टिस करिए बार बार, है ना? इन्हें तो आप करिए साथ साथ में, और क्वेश्चन जहां से ढूंढ सकते हो एसर्शन और रीजन के, वो करिए बेटा। क्यों? क्योंकि इस बार के पेपर में, जो पेपर होने वाले हैं फाइनल लेवल पर, उनमें 4 तो आप कंफर्म मान के चलिए, और 4 आपको तब आएंगे जब कम से कम 50-60 के ऊपर आपकी कमांड रहेगी, है ना? तो इन्हें बार बार प्रैक्टिस करिएगा। मैंने कुछ करवा दिया, बीच में फिर सैंपल पेपर जब हम लोग करेंगे तो वहां पर भी हम लेकर आएंगे इनको। फिलहाल इतने मैंने करवा दिया, आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? तो चलिए फिर से आपसे मुलाकात होती है इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।